जी बेटा अटेंशन प्लीज। लास्ट जो है वो हमारा टॉपिक हमने क्लियर किया था, वो था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद अब हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। ये हमारी बॉडी का ब्रेन का यानी कि तीसरा पोर्शन है और इस पोर्शन के अंदर काफी सारे काम कंट्रोल होते हैं और वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हमारा हाइंड ब्रेन पहले तो डिवाइड किया हुआ है, सब डिवाइडेड है। हाइंड ब्रेन को भी डिवाइड किया हुआ है तीन हिस्सों में, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। जिसमें खास करके पहला पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसको हम डिस्कस करते हैं। और इस हवाले से कि द मेडुला कंट्रोल्स सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शंस। हमारे अंदर दो तरीके के बड़े काम होते हैं, एक सोमेटिक फंक्शन, एक ऑटोनॉमिक फंक्शंस। सोमेटिक फंक्शन को हम वॉलंटरी कहते हैं, ऑटोनॉमिक को हम इनवॉलंटरी कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो हमारे अंदर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज यानी कि ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? वो आपने पढ़ा हुआ है सेरिब्रम। क्या? सेरिब्रम। तो इस तरीके से ये मेडुला ऑब्लिंगेटा सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे ब्रीथिंग का सेटअप, हार्ट रेट जो होता है, ब्लड प्रेशर को, स्वॉलिंग को, इनको जो है वो कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि अभी हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिवर का काम, किडनी का काम, इंटेस्टिनल का काम, ये भी कम कम कंट्रोल करता है। तो हाइंड ब्रेन का पोर्शन मेडुला ऑब्लिंगेटा ये हो गया। उसके बाद दूसरा पोर्शन है पोन्स। पोन्स लोकेटेड अबव द मेडुला। ये जो मेडुला है इससे ऊपर की तरफ एक छोटा सा पोर्शन होता है मेडुला, और इस हवाले से टेन टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड बिटवीन स्टेज ऑफ स्लीप। अदर इन्फ्लुएंस इंक्लूड द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। पोन्स वैसे तो काम कंट्रोल करता है कि ये कनेक्टिंग लिंक तौर पे यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस को भी कंट्रोल करता है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं उनको कंट्रोल करता है। और उसके अलावा ये मोड को चेंज करता है, मोड को देखता है और मोड के हिसाब से हमारी बॉडी को स्लीप की कंडीशन रिक्वायर्ड है या उसको जागने की जरूरत है, नींद आनी चाहिए कि नहीं, उस हवाले से हमें बॉडी को कंट्रोल करता है। हमें यानी कि सुलाता भी है, जगाता भी है। सोने के टाइम हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है तो इसकी वजह से, और इस तरीके से हम जाग जाते हैं तो इसकी वजह से। ये हमारी बॉडी के अंदर इस कंडीशन के हिसाब से देखता है कि बॉडी को क्या चीज अभी रिक्वायर है। जैसे कि अभी क्लास में भी आप अगर सो रहे हैं तो इसका मतलब पोन्स आपका काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। और इस हवाले से ये ब्रीथिंग रेट को भी थोड़ा सा रेगुलेट करता है। हालांकि ब्रीथिंग की एक्टिविटी का कंट्रोल मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग के पैटर्न को एक्टिव यानी कि पैटर्न के हवाले से देखता है। एक ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में एक वो दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है रेट, इसमें होती है स्पीड, वो रेगुलेट होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन बाय द सेरी मैकेनिज्म फॉर्मेट में, जैसे कि हम सांस लेते हैं या नहीं लेते। इस हवाले से ये जो ऑटोमेटिक फंक्शन है ये भी इसके हवाले से होता है। तीसरा इसका पोर्शन है वो है सेरिबेलम, और cerebellum is a crucially important of coordinating movement of the cerebellum sensory body. They receive information about the position of the joints and length of the muscles, as well as information from the auditory and visual system. It also receive input from the motor pathways, telling it which action is being commanded from the cerebrum. The cerebellum use the information provide autonomic coordination of movement and balance. अब ये सारी बात करके आपको बताई गई है, लेकिन असल में सेरिबेलम इज अ बैलेंस पॉइंट। बैलेंस करता है, पोजीशन देखता है, हमारी बॉडी को पोजीशन के हिसाब से बैलेंस करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है।
कई तरीके की बैलेंस के सेटअप आते हैं, और उसमें जैसे कि जैसे हम खड़े होते हैं, तो बैलेंस्ड होते हैं, और इस तरीके से चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उस दौरान भी हम बॉडी बैलेंस होती है। हम चीजों को उठाते हैं, झुकते हैं, गिरते नहीं। बैठना होता है, झुकना होता है, लेटना होता है, तो हमारी बॉडी को उस हिसाब से पोजीशन जैसे हम बदलते रहते हैं, उस पोजीशन के हिसाब से आपकी बॉडी को ये बैलेंस कर रहा होता है। आप खड़े हैं, एक पांव पे खड़े हो गए, तो आपकी बॉडी अकॉर्डिंग वैसे एक ही पांव पे खड़ी हो चुकी है। आप झुक सकते हैं, इस तरीके से झुके हुए हैं, तो भी आपकी बॉडी पोजीशन में है। आप इसी तरीके से झुककर कुछ चीज को उठाते हैं, गिरते नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को ये क्या करता है, बैलेंस करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से अगर दूसरी बातें करें कि ये आपकी अटेंशन के हवाले से भी बैलेंस करता है। इसीलिए ऑडिटरी, आपकी आवाजों को किस तरीके से आना चाहिए, कानों की तरफ ज्यादा आती है तो आपका रिफ्लेक्सेस कंट्रोल क्रिएट कराता है, आपकी आवाजें ज्यादा आ रही हैं, आपको कान को उस तरफ, क्या कह रहे हैं आप, बड़ा बड़ा आवाज करें प्लीज, देखने के लिए ऐसे सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो उस हिसाब से आपकी यानी कि ऑडिटरी, विजनरी, ये आपको सेरिब्रम से कंट्रोल किया जाता है इसको। उस सेरिब्रम तो वैसे भी आपने पढ़ा है, वॉलंटरी एक्टिविटीज का सेंटर है, तो वो जो भी मोटर एरियाज के जरिए इंफॉर्मेशन भेजता है ना, तो वो सेरिब्रम के पास आकर कहती है कि आपको ये करना है, ये पोजीशन ऐसे संभालनी है, फिर ये कहता है हाजिर मैं करता हूं। तो ये मोटर एरिया की रेस्पेक्ट करता है, यानी कि सेरिब्रम के फॉलोअर्स होता है, और उसके हिसाब से वो कंट्रोल करता है। ये सिर्फ बैलेंस के ये काम नहीं है, बैलेंस के और कई काम है, जैसे कि राइडिंग करना, जैसे कि गाड़ी चलाना। तो गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उस दौरान भी पोजीशन होती है हमारी अलग 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 चेंज हो रही होती है। हम साइकिल के पेड़ को चलाते हैं ना, तो पोजीशन चेंज हो रही होती है यकदम, लेकिन हम गाड़ी को पकड़ के, साइकिल को पकड़ के हुए सीधा रास्ता देते हैं। बाल कराते हैं, तो उस टाइम बाल के अंदर कराने के दौरान, क्रिकेट के दौरान आपने देखे होंगे कितनी बॉडी की पोजीशन यकदम चेंज हो जाती है, उनको कंट्रोल करता है। और जैसे ही आपके सामने बाल आ जाता है, तो आप सामने बाल जैसे ही आपके हाथों में आता है, तो अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी पोजीशन में आ जाती है। जैसे कि बाल यहाँ पे गिरना है, बाल अभी यहां से आ रहा है, आपको पता है कि इसका मैकेनिज्म आपका ऑडिटरी देखेगा, सेंसरी एरिया से मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन के पास सेरिब्रम के पास, कि ये बाल यहाँ पे गिरेगा, और इसी तरीके से बॉडी को उस पोजीशन पे ले आओ, और इसके एक हाथ को वहां से बढ़ाओ, और इसके हाथ में ये कैच होना चाहिए। मतलब ये सारा सेटअप बन जाता है, जैसे ही बाल आती है वहां पे कहते हैं बंदा पकड़ लेता है। वैसे भी घर के अंदर कोई बच्चा गिर रहा होता है, आप पकड़ लेते हैं। कोई चीज गिर रही होती है, जैसे कि गिलास पड़ा है, तो उस टाइम आपका जो यकदम एवोल्यूशन होता है, जो आपका जजमेंट जो होता है, उस हवाले से ये क्या करता है बेटा, बैलेंस करता है। तो ये पोजीशन के हिसाब से बहुत ही बैलेंस। अगर ये थोड़ा सा हिल जाए तो चक्कर आ जाते हैं। और इसी तरीके से आप यानी कि यहाँ पे पेन पड़ी है ना, यहाँ पे कहीं टेबल पे, अगर आपका ये सेरिब्रम डिस्टर्ब है, तो आप ये पेन भी नहीं उठा सकेंगे। ऐसे पे ऐसे करते रहे, ऐसे, अब पेन भी नहीं उठाई जा रही, क्योंकि यू आर नॉट बैलेंस्ड। ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है कुछ? और आपने देखे होंगे कुछ के अंदर जो है वो चलने में, वाकिंग करने में, जैसे जब कोई शराब वगैरह पीता है ना, तो ये एरिया डिस्टर्ब रहता है। शराब वगैरह पी लेता है तो, या कोई नशे वाली चीज ले लेता है, तो उसका सेरिब्रम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वो ना खड़ा हो सकता है, फिर घूमता रहता है ऐसे। ये सेरिब्रम की डिस्टर्बेंस है। समझ में आ रहा है कुछ बेटा? तो सिंपल है बात। तो सेरिब्रम हमारा बहुत ही क्रूजली एरिया है, मतलब इस तरीके का एरिया है जिसपे हम जो है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और ये इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटिंग करता है मूवमेंट्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कि हमारी बॉडी की अब क्या मूवमेंट होने वाली है। जो सेरिब्रम सेंसरी बॉडी की जो भी मूवमेंट्स है उनको रेगुलेट करता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये इंफॉर्मेशन कहां से लेता है, हमारी बॉडी की पोजीशन की इंफॉर्मेशन कहां से लेता है? दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स and the length of the muscles, as well as information from the auditory and visual.
और उसके अलावा आवाजें सुनकर और विजन देखकर, एंड आल्सो रिसीव इनपुट फ्रॉम मोटर पाथवे। आपने पढ़ा है 3 एरियाज होते हैं ब्रेन के, सेरिब्रम के, सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, मोटर एरियाज। मोटर एरियाज रिस्पॉन्ड देने वाले होते हैं ना, वहां से ये इंफॉर्मेशन टेलिंग, वो से मोटर एरिया पाथवे जो होता है वो टेलिंग करता है इट विच एक्शन इज बीइंग कमांडेड बाय द सेरिब्रम। फ्रॉम द सेरिब्रम जो कमांड आता है मोटर पाथवे के जरिए उसको ये ओबे करता है। सेरिब्रम यूज दिस इंफॉर्मेशन। ये कहां से इंफॉर्मेशन उसने यूज की? जॉइंट से, उसके बाद मसल से, उसके बाद ऑडिटरी विजुअल से। ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है? यूज करता है, और यूज करके फिर ऑटोनॉमिक कोऑर्डिनेशन करवाता है किसकी? मूवमेंट की एंड बैलेंस की अकॉर्डिंग टू पोजीशन। क्लियर है? इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरेस्टिंग है। और इस तरीके से ये आपका सेरिबेलम खत्म हो गया। उसके बाद अब देखते हैं ये कैसे होते हैं, ये तीनों पार्ट्स कहाँ होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर हाइंड ब्रेन का जो एरिया होता है वो ये है, ये हमारे ब्रेन का हाइंड ब्रेन। यहाँ पे एरिया होता है मिड ब्रेन, और ये यहां से लेकर ये वाला एरिया होता है फोर ब्रेन। अब यहाँ पे इस एरिया को हमने जूम किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है, और इस एरिया को जूम करते हैं तो इस एरिया को हमने बड़ा किया है। सबसे पहला ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला। इनको अगर हम देखते हैं तो मिड ब्रेन को हमने पढ़ा हुआ है, तोड़ देते हैं, मिड ब्रेन को हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन हाइंड ब्रेन में ये है पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के टॉप पे होता है पोन्स, ऐसे ही अटैच होता है उसके साथ। और ये पीछे जो है ये क्या है? सेरिबेलम। ह्यूमन के अंदर हाईली डेवलप्ड होता है, और पोजीशन के हिसाब से इंसान तो हर पोजीशन अडॉप्ट कर लेता है, हर पोजीशन। साइकिल को चला लेता है, गाड़ी को चला लेता है, इस तरीके से जंपिंग कर देता है, फ्लाइट करता है। इस तरीके से आपने देखे हुए कई एक्टिविटीज जो है वो, जैसे स्विमिंग कर लेता है, क्रीपिंग कर लेता है, वॉक कर लेता है, बैठ जाता है, उठ जाता है, जंपिंग करने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा सकता है, डांस करता है। कई मैकेनिज्म इसके हैं पोजीशन के हिसाब से। एक कुर्सी के ऊपर खड़ा हो जाता है इस तरीके से, पंखा वगैरह लगाने के लिए टेबल पे खड़ा हो जाता है। इस तरीके की पोजीशन बाकी एनिमल्स इतनी ज्यादा नहीं करते, लेकिन एनिमल्स के अंदर भी एबिलिटी है, ऐसा सेरिबेलम है। लेकिन हाईली डेवलप्ड किसमें है? ह्यूमन के अंदर है। बड़ा इसके अंदर भी जो बैलेंस सिस्टम है ह्यूमन के अंदर है। तो ये 3 पार्ट हो गए बेटा। एक हो गया पोन्स, दूसरा हो गया सेरिबेलम, तीसरा हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये अगर हम जनरल स्ट्रक्चर में देखें, नेचुरल वे में, तो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारी इसकी सेरिबेलम की। सेरिबेलम हाईली कन्वॉल्यूटेड एरिया, यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे 2 पोर्शन होते हैं, एक इस तरीके से ये वाला एरिया, दूसरा ये वाला एरिया। ये कट करेंगे तो आपको एनाटॉमिकली ये इस तरीके से दिखेगा। ये एनाटॉमिकली कट करके देखा हुआ है, कट किया हुआ है अंदर से। तो इस तरीके से ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर रखता है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक हो गया। अब यहां पे एक और बात, ब्रेन स्टेम एक नाम दिया गया है। ब्रेन स्टेम असल में कोई अलग से पार्ट नहीं है। ब्रेन स्टेम असल में क्लस्टर है। इन जो पार्ट्स आपने पढ़े ना, इनमें से मिलाकर, इन चीजों को मिलाकर एक पोर्शन बना गया कि कलेक्टली इनका भी काम होता है, कलेक्टली भी काम होता है। जैसा कि आपका एक इंडिविजुअली काम है, आप अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक आप मिलकर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी को ब्रेन स्टेम जो होता है वो पार्ट, ब्रेन स्टेम इज अ रीजन ऑफ द बेस ऑफ द ब्रेन that located between the cervical spinal cord and the deep cerebral hemisphere। ब्रेन स्टेम वाला एरिया कौन सा होता है? अगर हम देखें तो ये एरिया को बता रहा है सर्विकल। आपने पढ़ा है सर्विकल रीजन होता है। कौन सा सर्विकल रीजन होता है? किससे? नेक रीजन को कहते हैं। उस सर्विकल रीजन में स्पाइनल कार्ड होता है। उस स्पाइनल कार्ड की जो एंड पॉइंट होती है, यहां पे खत्म होता है, यहां से शुरू होता है, जैसे कि वहां से शुरू होकर डीपली हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर में
हेमिस्फीयर तक जो एरिया होता है इसको हम कलेक्टली क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। और इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग सम इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस लाइक breathing and heartbeat. Human have three distinct parts of the brain stem: medulla oblongata, pons, midbrain. अब इन तीनों एरियाज को मिलाकर आप क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। जो मिड ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये यहां से स्पाइनल कार्ड से देखो शुरू हो रहा है। ये स्पाइनल कार्ड यहां से शुरू होता है, यहां से यहां पे ये जो एरिया है, यहां से पॉइंट जो है वो कौन सा एरिया शुरू होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे ही जाता है उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, पॉन्स, और उसके बाद ये मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनको कलेक्टली हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। और ये ब्रेन स्टेम खास करके जो है वो हमें स्लीपिंग, एवेकनिंग, हार्ट बीट इनको कंट्रोल करने में मदद करता है। कलेक्टली इनके जो है वो काम होते हैं। जैसे कि अब हमने पढ़ा था ना कि जो खास करके जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो हमने पॉन्स के अंदर भी यही पढ़ा कि ये इसको ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है। तो इस हवाले से ये हम कह सकते हैं स्लीपिंग, वेकनिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके नाम, दूसरे नाम भी है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम क्या कहते हैं, माइलिन सेफलॉन, और पॉन्स को हम क्या कहते हैं, मेटनसेफलॉन, और मिड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, मीजनसेफलॉन। और इससे ऊपर आपने पढ़ा डायनसेफलॉन, उससे आपने पढ़ा टेलिनसेफलॉन। टेलिनसेफलॉन, डायनसेफलॉन, मीजनसेफलॉन, माइलिनसेफलॉन एंड मेटनसेफलॉन। ये इसके इस तरीके से भी पार्ट पढ़े जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है। तो बेटा यहां तक तो आपने किसको पढ़ा, ब्रेन को पढ़ा, और ब्रेन के हवाले से आपने क्लियर किया। अब हम पढ़ेंगे क्या, स्पाइनल कार्ड्स। वेरी गुड। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ब्रेन के अंदर खास करके जो काम होते हैं ना हमारे ब्रेन के अंदर, वो काम जो होते हैं वो तीन कैटेगरीज, चार कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो चार एरियाज, एसोसिएशन एरियाज, ठीक है, और मोटर एरियाज। और ये खास करके हमारी बॉडी के अंदर से के अंदर होते हैं, जो क्योंकि सबसे बड़ा एरिया ये होता है रिसीव करने वाला। अब यहाँ पे इसके अंदर जो काम होते हैं, उन काम के हवाले से देखा जाए तो काम तीन तरीके के, चार तरीके होते हैं। सेंसेशन का, दूसरा काम जो होता है वो है परसेप्शन का, ये समझाया हुआ है मैंने। उसके बाद तीसरा काम होता है इंटीग्रेशन का, और चौथा काम होता है रेगुलेशन का। ये काम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर खास करके। ये ब्रेन के अंदर काम होते हैं खास करके हमारे खास करके एरिया में, और इनमें काम होते हैं ये वाले। अब इनको क्लियर करना है कि ये हैं क्या।
क्लियर। सेंसेशन में अगर हम देखते हैं तो सेंसेशन में क्या होता है, अवेयरनेस। क्या, सेंसेशन में अवेयरनेस होती है। और इसी तरीके से परसेप्शन में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। क्या, अंडरस्टैंडिंग। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, मिक्सिंग। अगर हम लिखते हैं प्रोसेसिंग कह लें, प्रोसेसिंग कह लें, एनालाइजिंग कह लें, एनालाइज। और उसके बाद रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल यानी कि कमांड। इसी तरीके से बेटा फंक्शनली तो वैसे आपने हर पार्ट के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो तो क्लियर है, लेकिन यहां पे ये समझने की बात मैं करने लगा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ये पार्ट है ना, वो सारा बॉडी को कैसे हैंडल करते हैं। बॉडी को सही, ऐसे तो हमने कहा कि इंटेलिजेंस वहां रहती है, मेमोरी वहां पे रहती है, मूवमेंट को कंट्रोल वो करता है हमारे, इस तरीके से तो आपने पढ़ लिया। लेकिन हर पार्ट के अंदर क्या क्या कंपार्टमेंट होता है, पोजीशन कौन संभालता है, ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, लैंग्वेज कहाँ रहती है, मेमोरी कहाँ रहती है, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इनको सारों को हम देखते हैं काम के हिसाब से, तो बड़े काम जो हैं वो ये हैं। पहले ब्रेन क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को बॉडी से रिसीव करता है थ्रू द सेंसरी एरियाज। जब रिसीव करता है तो रिसीव करने के बाद उन सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखकर उसको क्या करता है, एनालाइज करता है। किस एरिया में, एसोसिएशन में। और उसके बाद वो कमांड भेजता है बॉडी को थ्रू द मोटर एरियाज। तो ये तो बड़ी लेवल पे हो गया कि इसमें अगर हम थोड़ा सा फर्दर जाते हैं ना, तो उसमें फर्दर जाने से आपको ये पार्ट मिलते हैं। सबसे पहले सेंसरी एरियाज में दो काम होते हैं, ये वाले, सेंसेशन, परसेप्शन। सेंसेशन और परसेप्शन सेंसरी एरियाज में होते हैं। और ये इंटीग्रेशन में जो है वो काम किस में होता है, एसोसिएशन एरियाज में होता है। और मोटर एरियाज में क्या होता है, रेगुलेशन। अब ये इस तरीके से है कि सबसे पहले ब्रेन किसी भी चीज के बारे में अवेयर होता है। जब भी कोई इसके साथ कांटेक्ट में चीज आती है या उसके साथ इंफॉर्मेशन जाती है, तो पहले पहले ब्रेन अवेयर होता है। अवेयर होना पहले जरूरी होता है, हर चीज में ऐसा ही होता है। वैसे हम भी इस तरीके से अपने आप को देखते हैं। जब ब्रेन उसको अवेयर हो जाता है उस बारे में, तो उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करता है, यानी कि परसेप्ट करता है कि कौन है ये, जो अवेयरनेस है किस चीज की है। तो वो उसके बारे में यानी कि अंडरस्टैंड करता है कि कौन है। दूसरा स्टेप परसेप्शन का, और परसेप्शन करते ही उसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का करना मतलब ये अपने जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसके साथ उसको मिलाता है, मिक्स करता है, और फिर उसको एनालाइज करता है, फिर प्रोसेस करता है। यानी कि अपने वो जो उसने परसेप्ट किया है, जो उसने अंडरस्टैंड किया है, उस अंडरस्टैंड के बाद उसने अपने इंफॉर्मेशन जो पहले वाली प्रीवियस थी, मेमोरी के अंदर रखी हुई थी, उसके साथ उसने इसको इंटीग्रेट किया, मिला दिया, मिक्स किया, और उसको मिलाकर फिर उसकी सिचुएशन क्रिएट की कि अब इसको किस तरीके से हैंडल करना है। और उसके बाद वो अपने मोटर एरिया के थ्रू क्या करता है, रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब कमांड करना, कंट्रोल करना कह लें आप। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करता। कितना सिंपल तरीके से काम हो रहा है। नहीं, काम सिंपल से नहीं हो रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। अब इसको समझने के लिए आप इसकी कोई मिसाल ले लें। मिसाल कैसे लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप घर बैठे हैं, रिलैक्स मूड में बैठे हैं घर, तो घर के अंदर बेल बजता है। ठीक है, बेल बजता है। और इसी तरीके से जैसे ही बेल बजता है, तो बेल बजने से पहले, बेल जैसे ही बजा तो पहले पहले आपके अंदर सिचुएशन कौन सी क्रिएट होगी, सेंसेशन। आप अवेयर हो गए कि बेल बजी, ठीक हो गया। आप गए गेट पे, दरवाजा खोला, तो परसेप्ट, दूसरा स्टेप, आपने अंडरस्टैंड किया कि सामने खड़ा बंदा है, बंदा खड़ा है, कोई बंदी खड़ी है।
जैसे आपने दरवाजा खोला तो आपके सामने ये आ गया कि वो वहां पे कोई सामने कोई इंसान खड़ा है, कोई ह्यूमन ही खड़ा है। आपने अंडरस्टैंड किया? ये आपने परसेप्ट किया कि इंसान का बच्चा खड़ा है। चलो, आपने जैसे ही परसेप्ट किया, परसेप्ट करने के बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन कहां गई? यानी कि सेंसरी एरिया से मोटर के पास चली गई। अब मोटर के पास गई तो मोटर ने क्या किया? इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट क्या करना मतलब, उसने देखा कि ये जो सामने खड़ी है ये तो खाला है। कौन है? खाला है। और खाला जो है वो घर आ सकती। खाला का मतलब क्या होता है? मासी। मासी जो मतलब क्या होगा? अम्मा डैडी, यानी कि हमारी बहन। समझ में आयो? तो जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट, ये आप क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने प्रीवियस नॉलेज से क्या कर रहे हैं? उसको मिक्स कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं कि ये हाँ, ये ऐसी शक्ल वाली तो मेरी मासी है। और इस तरीके से आपने उसको इंटीग्रेट, और ये घर आ सकती है, इसको बुलाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो आप उसको देखते हैं, लेकिन आप फिर इंटीग्रेट करते हैं कि ये तो आने वाली नहीं थी। आप इंटीग्रेट करते हैं कि ये तो कराची में रहती है। आप फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं कि ये कराची में आज 3 महीने के बाद आई है। 3 महीने के बाद आई है, तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो मोटा एरिया में एक जवाब बनता है कि इसको वेलकम करो बेटा। तो आप क्या कहें? आई खाला आप आ गई, आई अल्लाह किधर थी आप। ऐसा ही है कुछ। हाँ, क्योंकि वो एक तो 3 महीनों के बाद आई है, पहली बार आई है, कराची से आई है, आपके घर आई है। जैसे ही गेट बजा, सेंसेशन की, परसेप्शन की, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की कि ये तो, उसको इस तरीके से रेस्पेक्ट दी जाए। उसको आप बुलाएंगे, उसको आप सीने से लगाएंगे, आप लेकर जाएंगे, और इस तरीके से आप घर के अंदर उसकी मेहमान नवाजी करेंगे, खातिरदारी करेंगे, है ना? तो ये इस तरीके से इंटीग्रेशन करना होता है, और इसी तरीके से आप कंट्रोल करते हैं। और इस तरीके से अगर कोई और हो तो घर के अंदर कभी वो आने वाला नहीं है, किसी यानी कि बाबा का कोई कर्ज ही आ गया, कर्ज लेने वाला हो, तो इस तरीके से उसको उस तरीके से हैंडल करेंगे। आपको उसको घर में नहीं ले आएंगे, वहीं पे बाहर पे खड़े करेंगे। फिर बेटा आप खड़े रहे बाहर, हम बुलाते हैं बाबा को। या तो कहेंगे कि बाबा ने कहा है, मैं हूं ही नहीं घर। ऐसा ही कुछ करेंगे। मतलब ये आप क्या कर रहे हैं? उसको हैंडल कर रहे हैं ना बेटा। तो बेटा समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच। तो ये इस तरीके से देखा जाएगा, और इसी तरीके से ब्रेन के पार्ट को देखा जाएगा। यहां तक तो आपने क्लियर किया, ब्रेन को क्लियर किया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड इसका दूसरा पोर्शन है, सीएनएस का। और वैसे तो ये इतना ज्यादा कंट्रोल एक्टिविटी के हवाले से बड़ा काम नहीं करता, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे कि आपने ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा था। ब्रेन की स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था? कुछ नहीं देखा था, सुन लो। ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ना है, देखो। ब्रेन की स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा कि अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली ब्रेन को देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली ब्रेन को देखते हैं, तो उस हिसाब से दो पोर्शन होते हैं ब्रेन के। सबसे पहले ब्रेन के अंदर मॉर्फोलॉजिकली किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? सेरिब्रम का। सेरिब्रम का, सेरिब्रम को हम टेलिनसेफलान कह सकते हैं। सेरिब्रम को हम टेलिनसेफलान कहते हैं। टेलिनसेफलान को ही सेरिब्रम कहा जाता है। और इसी तरीके से इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। अगर आप उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, अगर आप उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली इसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन जो है वो कहलाता है स्वेलिंग पोर्शन, स्वेलिंग एरिया होता है।
और दूसरा पोर्शन जो होता है वो ग्रूव होता है, ग्रूव होती है। और इस तरीके से स्वेलिंग एरिया को जो है वो हम कहते हैं, स्वेलिंग एरिया को हम कहते हैं गायरस यानी कि जायरस, जायरस। और ग्रूव को हम कहते हैं सल्कस। इसको प्लूरल अगर कहा जाए तो जायराए, जायराए, सल्काए। अब ये क्या है, ये इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ब्रेन को जब देखेंगे ना बेटा तो इस तरीके से फोल्डिंग होती है ब्रेन के अंदर, इस तरीके से फोल्डिंग होती है। और इन फोल्डिंग के अंदर क्या होता है कि जो फोल्डिंग एरिया होता है जिसको हम कहते हैं, ये फोल्डिंग एरिया जो होते हैं, ये फोल्डिंग एरियाज, ये जो एरिया कहलाएगा क्या, जायरा है। और ये बीच में गैप होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, सल्कस। और अगर कोई बड़ा ग्रूव है, बड़ी पिट है, बड़ा स्पेस है, तो उसको हम कहते हैं फिशुला, फिशर, फिशर। और इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो है वो सबसे बड़ा होता है, जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रम को अलग करता है। ब्रेन को आप देखेंगे ना इस तरीके से सेरिब्रम, तो उसके अंदर ये इस तरीके से चीजें दिखेंगी, जिसमें ये स्वेलिंग एरिया होगा और ये पिट होगी, ग्रूव होगा, ये ग्रूव होगा। इस तरीके से जो ग्रूव होगा उसको हम कहते हैं सल्कस, और जो स्वेलिंग एरिया होता है उसको हम कहते हैं जायरस। मॉर्फोलॉजिकली देखा जा सकता है। और इसी तरीके से अगर हम कोशिश करते हैं, अगर ब्रेन में कोई स्ट्रक्चर है तो पढ़ते हैं, देखते हैं। जी जी, यहाँ पे पढ़ा है, देखो ये ब्रेन के अंदर ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो हाईली कन्वॉल्यूटेड है, फोल्डेड है। ये फोल्ड क्यों होते हैं ये भी आपको पता है क्यों होते हैं? क्योंकि बड़ा ऐसा छोटी जगह पे हमने रखना है, तो इसीलिए ये फोल्ड्स होते हैं। ये सेरिब्रम है, और ये सेरिब्रम राइट लेफ्ट सेरिब्रम है। इनके अंदर ये जो फोल्डेड एरिया जिसमें स्वेलिंग एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, जायरस। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हैं बीच में पिट्स, ये वाली एरिया ग्रूव्स, इन ग्रूव्स को हम क्या कहते हैं, सल्कस। और इनके अलावा सल्कस जो है उसके अंदर ये फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर कौन सा है, सबसे बड़ा फिशर। समझ में आ रहा है कुछ? इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनली फिशर। जो बड़ा साइरस है उसको हम कहते हैं। तो सर्कस इस तरीके से ये पार्ट है बेटा, ये भी आपको मार्फोलॉजिकली बताया जा रहा है। ये क्या है, मार्फोलॉजिकली पोर्शन है। अब एनाटॉमिकली वैसे आपने पढ़ा है कि इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, इनर व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर ये वाला एरिया और व्हाइट मैटर ये अंदर वाला एरिया। इस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक हो गया? मिलाने वाले को कार्पस कैलोसम कहते हैं, वो नीचे से होता है, बीच में जायरस होता है ऐसे ऊपर से। अब इसको हम इस तरीके से खोलते हैं तो इस तरीके से नीचे से ये कनेक्ट हो, ऊपर से खुला होता है, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, नीचे से ये कनेक्ट होता है। और कनेक्ट होता है तो राइट साइड जो है वो हमारे ब्रेन की इस तरीके से होती है। देखो बेटा, ये हमारी बॉडी का यानी कि जो क्या आपने पढ़ा, कार्पस कैलोसम क्या है, एक्सॉन बैंड है। क्या है, एक्सॉन बैंड कैसे होते हैं, ये एक्सॉन के सेल बॉडीज है, ये सेल बॉडीज है। और ये एक्सॉन इस तरीके से होते हैं ऐसे। बैंड को होते हैं क्लस्टर्स को, बैंड कहते हैं क्लस्टर को। अब यहाँ पे ये सेल बॉडीज इधर आ गई, ये एक्सॉन बैंड कहते हैं। एक्सॉन किसका हिस्सा है, न्यूरॉन के अंदर पार्ट है ना एक्सॉन, उनकी क्लस्टर होती है तो उनको हम कहेंगे बैंड, तो इसीलिए एक्सॉन बैंड हो गया। अब हमारा बॉडी का जो राइट साइड है, यानी कि ब्रेन का राइट सेरिब्रम जिसको हम कहते हैं, ये हमारे ब्रेन का राइट साइड, ये हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड। सही हो गया? अब ये राइट साइड लेफ्ट साइड ऊपर से देखेंगे तो खुले होंगे इस तरीके से, नीचे से ये इस तरीके से आपस में क्या है, कनेक्ट है। तो ये किसके जरिए कनेक्ट है, कार्पस कैलोसम। तो ये हमारी बॉडी का जो है राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है।
तो ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, बॉडी की लेफ्ट साइड को, और ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की राइट साइड को। ये वाला हिस्सा इस एरिया को कंट्रोल कर रहा है, वॉलंटरी एक्टिविटीज है ना, और ये वाला हिस्सा इस एरिया को कंट्रोल करता है। राइट साइड ब्रेन की हमारी बॉडी को लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड ब्रेन की बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से वो एक्सॉन बैंड की वजह से। थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया? थैंक यू, थैंक यू।